हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल बुल ट्रैक। दोस्तों, बाजार में दिवाली चल रही है। पिछले हफ्ते निफ्टी ने करीब 1300 पॉइंट्स का गेन दिया, जो कि बनता है करीब 9.5%। वहीं बैंक निफ्टी ने करीब 5300 पॉइंट्स का गेन दिया, जो कि बनता है करीब 17.5%। और अगर हम देखें तो पिछले हफ्ते बाजार ने 3 नए माइलस्टोन्स क्रिएट किए। पहला, सेंसेक्स ने 50,000 लेवल्स को क्रॉस किया। वहीं निफ्टी ने 15,000 लेवल्स को क्रॉस किया। इसके साथ ही बाजार ने पहली बार 200 ट्रिलियन रुपीस के मार्केट कैप का रिकॉर्ड बनाया। दोस्तों, आपके जानकारी के लिए मैं बता दूं कि 1 ट्रिलियन इज इक्वल टू 1 लाख करोड़। तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि इस वक्त हमारे इक्विटी मार्केट्स का टोटल मार्केट कैप कितना बनता है। आइए अब हम थोड़ा बाजार का डाइसेक्शन करते हैं और देखते हैं बाजार में पिछले कुछ हफ्तों में क्या हुआ। अगर आप 20 जनवरी से 28 जनवरी का डेटा देखें तो उसमें एफआईआईज ने अच्छी खासी सेलिंग की थी और हमें गिरावट देखने को मिली थी। और इस दौरान एफआईआईज ने करीब 16,000 करोड़ रुपीस की सेलिंग की थी। इसके बाद बजट आता है और बजट में हमें एक शानदार रैली देखने को मिलती है और उसके बाद एफआईआईज नेट बायर बन जाते हैं। तो उनकी जो कंबाइंड पोस्ट बजट नेट बाइंग फिगर बनती है वो बनती है करीब 10,000 करोड़ की। तो अगर आप 20 जनवरी से 5 फरवरी तक का डेटा देखें तो एफआईआईज अभी भी नेट सेलर है बाई 6,000 करोड़ रुपीस। तो ये जो रैली आप देखें, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया कि ये रैली मोस्टली बैंकिंग और फाइनेंस सेक्टर के स्टॉक्स की वजह से चल रही है और उसको थोड़ा बहुत जो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर है उसके स्टॉक्स सपोर्ट कर रहे हैं। तो अगर आप बजट वाले वीक का डेटा देखें तो बैंक निफ्टी ने निफ्टी को आउट परफॉर्म किया है और उसने 2 टाइम्स रिटर्न निफ्टी से ज्यादा दिया है। वहीं अगर आप 20 जनवरी से डेटा देखें तो वहां भी बैंक निफ्टी ने निफ्टी को आउट परफॉर्म किया है, लेकिन निफ्टी से 5 टाइम्स ज्यादा रिटर्न उस पीरियड में दिया है। तो आखिर ऐसा क्या हो गया कि बैंकों के स्टॉक्स में इस तरीके की आग लग गई? दोस्तों, मैं आपको कुछ बैंक के स्टॉक्स का परफॉर्मेंस दिखाता हूं। हम आपको लीडिंग बैंक्स के जो रिटर्न्स हैं वो दिखा रहे हैं और हमने डेटा को 2 सेगमेंट में डिवाइड किया है। पहले सेगमेंट में हमने जो बजट वीक के रिटर्न्स को दिखाया है और दूसरे में हमने आपको 20 जनवरी से यानी कि बजट के पहले हफ्ते से लेके 5 फरवरी तक का डेटा दिखाया है। तो अगर आप पिछले 2 हफ्ते का परफॉर्मेंस देखें तो इसमें जो टॉप बैंकिंग स्टॉक्स बनते हैं वो कौन से हैं? तो इसमें आते हैं एसबीआई, जिसने करीब 30% का रिटर्न दिया है, आईसीआईसीआई बैंक जिसने 11% का रिटर्न दिया है, इंडसइंड बैंक जिसने 8% का रिटर्न दिया है और पंजाब नेशनल बैंक जिसने 9% का रिटर्न दिया है। तो दोस्तों, अगर आप इन स्टॉक्स को देखें तो इन स्टॉक्स में एनपीए की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो इतनी एनपीए की प्रॉब्लम्स होने के बाद भी ये स्टॉक क्यों भाग रहे हैं? और उसकी वजह है बजट में एक अनाउंसमेंट की गई थी कि एआरसी यानी कि एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी क्रिएट करेगी सरकार, जो कि बैंकों के जो डिस्ट्रेस्ड एसेट्स हैं उनको एक्वायर करके उनको रीसेल करेगी। और गवर्नमेंट का इस तरीके का प्लान है कि एआरसी को यूज करके वो बैंकों के एनपीए को फिक्स करेंगे। अब मैं यहां पर कुछ क्वेश्चंस रेज करता हूं। पहला क्वेश्चन, क्या एआरसी का फ्रेमवर्क और उसके प्रोसेसेस तैयार कर लिए गए हैं? दूसरा क्वेश्चन, क्या ये फ्रेमवर्क और प्रोसेस बैंकों को मंजूर है? तीसरा क्वेश्चन, अगर एआरसी क्रिएट करने से ही बैंकों के एनपीएस कम हो जाते तो इतने सालों से एआरसी क्यों नहीं क्रिएट किया गया? चौथा क्वेश्चन, एआरसी बनाने के बाद बैंकों के कितने एनपीएस कम हो जाएंगे? और पांचवा क्वेश्चन, क्या जो एनपीए की वजह से बैंकों को लॉसेस हुए हैं क्या उसकी भरपाई हो पाएगी? तो आप देख सकते हैं कि एआरसी से रिलेटेड जो है क्लैरिटी अभी नहीं है, हमें नहीं पता ये कितना इफेक्टिव होगा, लेकिन स्पेकुलेटर्स इस खबर को पढ़ के खरीदना शुरू कर दिए हैं। ये कुछ ऐसी ही बात हो गई कि मान लीजिए आपका बच्चा जो है वो करीब 40% नंबर हर साल लाता है और एक दिन वो सवेरे उठ के नहा धोकर कहता है कि अब मैं 80% नंबर लाऊंगा, और आप इसको सुनकर इतने एक्साइटेड हो जाते हैं कि आप पूरे मोहल्ले में मिठाइयां बंटवा देते हैं। अब आपका बच्चा क्या 80% लाएगा कि नहीं लाएगा ये तो आने वाले दिनों में ही पता चलेगा।
लेकिन उसकी बात सुनकर ही मिठाई बंटवा देना, क्या ये समझदारी का काम है? तो एसबीआई ने जो इतना आउट परफॉर्म किया है उसका एक और कारण है दोस्तों। आपको पता है कि एक दो दिन पहले ही एसबीआई का Q3 का रिजल्ट आया है। हालांकि इस रिजल्ट में उनके जो प्रॉफिट्स है वो 7% से कम हुए हैं, लेकिन उन्होंने एक खबर देकर सबको चौंका दिया, और वो ये है कि उनके जो ग्रॉस एनपीएज हैं वो इस क्वार्टर में कम हुए हैं। Q2 में अगर अब एसबीआई का जो जीएनपीए देखेंगे तो वो 5.88% था, लेकिन वही Q3 में वो घट के 5.44% उन्होंने दिखाया है। अपने Q3 के रिजल्ट में उन्होंने एक और पॉजिटिव चीज हमसे शेयर की। उन्होंने कहा कि जो उनके बैड लोन्स हैं वो 2% के आसपास हैं। उन्होंने खुद ये गाइडेंस दिया था कि उनके बैड लोन्स 2.5% के करीब रहेंगे, और एनालिस्ट का मानना था कि ये करीब करीब 3% के आसपास रहेंगे। कमाल की बात यह है कि इनके जो बैड लोन्स हैं वो जो इंडिया के लीडिंग प्राइवेट बैंक्स हैं यानी कि आईसीआईसीआई, एक्सिस और एचडीएफसी, इससे भी कम है। तो आप देखिए अगर, तो एक्सिस बैंक के ये 2.9% बैड लोन्स हैं, आईसीआईसीआई बैंक के 2.5% बैड लोन्स हैं, और एचडीएफसी बैंक के 2.2% बैड लोन्स है। और इन्होंने ये रिपोर्ट किया है कि उनके बैड लोन्स इन तीनों बैंक से भी कम है, 2% के आसपास। तो आखिर एसबीआई ने एक ही क्वार्टर में ऐसा क्या कमाल कर दिया कि उनके एनपीए और बैड लोन्स दोनों फिक्स हो गए। और Q3 के एसबीआई के रिजल्ट्स आने के बाद भी ब्रोकर्स भी काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गए, और उन्होंने जो अपने अपवर्ड टारगेट्स हैं उनको फर्दर रिवाइज कर दिया, और कुछ ब्रोकर्स ने एसबीआई के जो टारगेट्स हैं वो 500 से ऊपर के डिक्लेयर कर दिए। इसी बीच दोस्तों एक और डेवलपमेंट हुई कि फ्राइडे को आरबीआई ने अपनी जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसका अनाउंसमेंट किया, और उसमें उन्होंने रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट को अनचेंज रखा। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि रेपो रेट वो रेट होता है जिस रेट पर बैंक्स आरबीआई से कर्जा लेते हैं। अब दोस्तों यहां पे जानने वाली बात यह है कि आरबीआई बैंकों से भी पैसे लेता है और बैंक आरबीआई से भी पैसे लेते हैं। तो जब बैंक आरबीआई से जिस रेट पे पैसे लेते हैं उसे हमें रेपो रेट कहते हैं, और आरबीआई जिस रेट पर बैंक से पैसे लेता है उसे हम रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। तो रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट ये दोनों अनचेंज्ड आरबीआई ने रखे हैं। तो रेपो रेट करीब 4% पे कांस्टेंट है, और रिवर्स रेपो रेट करीब 3.35% पे कांस्टेंट है। लेकिन सीआरआर यानी कि कैश रिजर्व रेशियो को बढ़ा दिया गया है। दोस्तों सीआरआर को थोड़ा समझ लीजिए। देखिए दोस्तों, जब बैंकों के पास जो पैसा होता है उसको वो लोन देकर ही प्रॉफिट कमाते हैं, और वो कितना लोन दे सकते हैं ये डिपेंड करता है सीआरआर पे। अगर सीआरआर का परसेंटेज ज्यादा होगा तो वो कम लोन दे पाएंगे, क्योंकि सीआरआर का मतलब होता है कि उतना पैसा आपको आरबीआई के पास एज अ रिजर्व रखना पड़ेगा। मान लीजिए सीआरआर 4% है, इसका मतलब उनके टोटल कैपिटल का 4% उनको आरबीआई के पास रखना पड़ेगा। तो जब ये परसेंटेज बढ़ता है तो उनको ज्यादा पैसा आरबीआई के पास रखना पड़ता है। जब ये परसेंटेज घटता है तो उनके हाथ में ज्यादा पैसा आता है, ताकि वो ज्यादा उसको यूज करके वो ज्यादा लोन अपने कस्टमर्स को दे सकते हैं। तो एक साल पहले आरबीआई ने सीआरआर को घटा दिया था। इसका इंपैक्ट क्या हुआ कि बैंकों के हाथ में ज्यादा पैसा आया और वो ज्यादा लोन अपने कस्टमर को दे सकते थे। यह बात अलग है कि कस्टमर्स लोन लेने को तैयार नहीं थे। अब आरबीआई कहती है कि हम सीआरआर को वापस से बढ़ाएंगे, यानी कि वो चाहते हैं कि बैंकों के पास कम पूंजी रहे। तो उन्होंने कहा है कि इस पॉलिसी में हम 0.5% सीआरआर को और बढ़ाए हैं, और इसके बाद हम मई में उसे 0.5% और बढ़ाएंगे। यानी कि एक साल पहले जो सीआरआर को घटाया गया था उसको वापस से बढ़ाकर उसी लेवल पर ला दिया जाएगा। तो ये एक नेगेटिव डेवलपमेंट है। और दोस्तों अगर आपने नोट किया होगा कि फ्राइडे को पॉलिसी आने के बाद बैंक निफ्टी में और निफ्टी में दोनों में
हमें अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली। हालांकि दोनों ने पॉजिटिव में क्लोजिंग दी, लेकिन ये हमें ये सिग्नल देता है कि आने वाले टाइम में जो CRR है वो अप ट्रेंड में रहेगा और ज्यादा बढ़ सकता है। तो इस बार RBI के सुर थोड़े बदले बदले थे और उनका जो टोन था वो पिछले महीने के कंपैरिजन में कंट्रास्ट में था। पिछले महीने जो उन्होंने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट प्रेजेंट की थी उसमें उन्होंने काफी बियरिश अप्रोच उन्होंने बताई थी, लेकिन इसमें वो काफी ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक दिखाई दिए। तो उन्होंने बोला, एंड आई कोट, आई वुड लाइक टू से दैट गोइंग फॉरवर्ड द इंडियन इकोनॉमी इज पॉइज्ड टू मूव इन ओनली वन डायरेक्शन एंड दैट इज अपवर्ड। तो दोस्तों ये जो RBI का सुर बदला बदला लग रहा है वो कहीं इसलिए तो नहीं लग रहा है कि 1.75 लाख करोड़ का डाइवेस्टमेंट करना है, और अगर वो बेरिश करेंगे तो जो PSU के डाइवेस्टमेंट का प्लान है वो कैसे सक्सेसफुल होगा, उनके स्टॉक्स को कौन खरीदेगा। तो मेरी RBI से यही रिक्वेस्ट है कि आप पैसे जुटा लीजिए, डाइवेस्टमेंट कर लीजिए, लेकिन पब्लिक को चूना मत लगाइएगा। तो दोस्तों आगे का अप्रोच हमारा एज एन इन्वेस्टर क्या होना चाहिए वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। दोस्तों अगर आप हमारे पुराने वीडियोस देख रहे हैं तो मैंने कई बार आपको बताया है कि जब तक ये फंड रेजिंग नहीं कंप्लीट होगा, यानी कि IPO FPO हर कंपनी का कंप्लीट नहीं होगा, तब तक बाजार में बहुत बड़ी गिरावट हमें देखने को नहीं मिलेगी। और आप देखिए जिस तरीके से एक के बाद एक IPOs आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि कोई बहुत ज्यादा जल्दीबाजी में है कि जल्दी से जल्दी बाजार से पैसा उठा लो, आगे का पता नहीं। और आगे गवर्नमेंट का बहुत बड़ा एक डाइवेस्टमेंट प्रोग्राम है, तो इसकी बहुत अच्छी संभावना है कि जब तक वो कंप्लीट नहीं होता है बाजार में कोई बड़ी गिरावट हमें देखने को नहीं मिलेगी। दूसरी चीज जो मैं आपके साथ शेयर करता हूं कि 10,500 जो निफ्टी का लेवल था उसके बाद की जितनी भी रैली हमें देखने को मिली है, इट इज ऑल ड्यू टू FII मनी। तो US डॉलर्स के जो ETF फंड्स हैं जो इमर्जिंग मार्केट्स में इन्वेस्ट करते हैं वो लगातार बाइंग कर रहे हैं और पिछले 18 हफ्तों से लगातार वो बाइंग पे बने हुए हैं। तो चूंकि वो ETFs हैं तो वो इंडेक्स के स्टॉक्स को खरीदते हैं, जिसकी वजह से इंडेक्स ऊपर जाता है। अब देखिए इतना पैसा क्यों इमर्जिंग मार्केट्स में आ रहा है। देखिए दोस्तों अभी अगर दुनिया में देखें तो इन्वेस्टमेंट के कोई बहुत ज्यादा अच्छे ऑप्शंस नहीं दिख रहे हैं। कोई भी ऐसी कोई कंपनी बड़ी बड़ी नहीं बन रही है कि जिसमें जाके ये कंपनीज इन्वेस्ट करें। तो इनको पैसा कमाने का एक ही प्रोग्राम है कि स्टॉक मार्केट को पंप करो और डंप करके पैसा कमाओ। तो इसमें एक खतरा यह है कि अगर USA में इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो ये जो मनी फ्लो इमर्जिंग मार्केट्स में और इंडिया में हो रहा है ये रिवर्स हो सकता है, ऐसा जानकारों का कहना है। और जब करेक्शन होगा तो उसमें से निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा, इस बात को ध्यान में रखें। जॉनथन गार्नर जो कि चीफ है एशिया एंड इमर्जिंग मार्केट स्ट्रेटजिस्ट फॉर मॉर्गन स्टैनली, उनका कहना है यूफोरिक फंड इनफ्लो एपिसोड्स have invariably been associated with market tops। तो दोस्तों ये जो समय है ये समय वो नहीं है कि बाजार में आप अंधाधुंध पैसा लगाएं। बी वेरी सिलेक्टिव अबाउट स्टॉक्स, और जब भी स्टॉक में पैसा लगाएं तो एक झटके में सारा पैसा ना लगाएं, थोड़े पैसे को रिजर्व में रखें ताकि गिरावट के समय आप स्टॉक्स को खरीद सकें। और दोस्तों जहां तक बैंक स्टॉक्स की बात है तो आप जानते हैं बैंकों के प्रति मेरा क्या व्यू है। मुझे बैंक के स्टॉक्स पसंद नहीं है, और मेरा व्यू अगर आप जानना चाहेंगे तो मैं यही कहूंगा कि ये वक्त बैंकों में पैसा लगाने का नहीं बल्कि उनके स्टॉक्स को बेचने का है। और दोस्तों आप जानते हैं कि हमारा जो मार्केट के प्रति अप्रोच है वो काफी कंजर्वेटिव रहता है, और हम उन लोगों में से नहीं हैं जो उस डायरेक्शन में दौड़ते हैं जहां हवा का रुख हो। तो हमारा काम है अपना व्यू आपके साथ शेयर करना, बाकी आपकी मर्जी है, आप हमारे व्यू को माने ना माने, उससे एग्री करें ना करें। तो दोस्तों इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहाँ पे खत्म कर रहा हूं। आशा करता हूं आपको हमारा वीडियो पसंद आया, और पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में।